Assalamualaikum dear students. I do hope that you people are fine and enjoying good health. I, Professor Muhammad Aman Faisal from Punjab College, Okada, welcome you here on this portal of learning. Our today's topic is from first year English and that is paper pattern of annual examinations. इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जब आप एक फर्स्ट ईयर का लेक्चर ले रहे होते हैं, जब आप क्लासेस लेते हैं, तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे होते हैं तो उसको किस पर्सपेक्टिव से देखना है और पेपर में उसकी क्या वेटेज है और किन किन एंगल से किसी भी लेसन को, प्ले या पोएम को पेपर में जो है वो पूछा जा सकता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो स्टार्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको एक डिफिकल्टी पेश आती है लेक्चर लेते हुए कि जो लेक्चर हमें दिया जा रहा है इसका टेस्ट कैसे होगा, ये पेपर में कैसे हमसे जो है वो एनालाइज किया जाएगा. तो यहाँ इस लेक्चर में आप लोग जो है वो देखेंगे कि किस पोर्शन में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने, कितने मार्क्स के आने, ट्रांसलेशन किस पोर्शन से आनी है, किस में से नहीं आनी, कहाँ से पंक्चुएशन आनी है, प्लेस, पोएम या लेसन में से कहाँ से नहीं आनी. तो दैट ऑल वुड बी लर्न्ड हियर इन दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. ये हमारा फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन जो है उसका एक बोर्ड मॉडल पेपर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो पेपर देखेंगे, इंग्लिश पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का. तो इसकी टाइमिंग्स और मार्क्स देख लेते हैं. 30 मिनट्स का ये जो है वो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव और 20 इसके मार्क्स होते हैं. 20 मार्क्स का मतलब 20 क्वेश्चंस होते हैं. तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके 3 पोर्शंस होते हैं. अगर आप देखें तो आपको यहाँ डिवाइड नजर आएगा, क्वेश्चन 1A, 1B और देन आपको उसका C पोर्शन भी नजर आएगा. जो क्वेश्चन 1A है इसके 10 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, तो 10 ही इसके मार्क्स हैं. और ये बुक 1 और बुक 3 दोनों में से है. जो बुक 1 है स्टूडेंट्स आपकी, उसमें आपके 15 लेसन्स हैं और जो बुक 3 है वो आपके उसमें 3 प्लेज हैं और उसके अंदर 20 पोएम्स हैं. तो ये आपका जो है, अगर मैं कहूँ तो ये आपका जो है मेन सिलेबस है कंप्रीहेंशन के अलावा. तो जो पहला क्वेश्चन जिसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने, मतलब 10 क्वेश्चंस आने, वो बेसिकली सिनोनिम्स का है. अगर आप स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड्स. मींस आपको ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स है, जैसे ये स्लम है, स्लम्स लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ से ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा इसका इन मीनिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन इन मीनिंग है. मतलब जिसको हम आप लफ्जों में, आपने शायद मैट्रिकुलेशन में भी पढ़ के हैं, सिनोनिम कहते हैं. तो आपको स्लम्स का सिनोनिम ढूंढना है. ये जो लाइन है ये आपकी बुक से ली गई है और ये सारी लाइंस इनमें से कुछ बुक 1 से हैं और कुछ बुक 3 से हैं, जैसे मैंने बताया आपको. तो ये बुक 1 के लेसन नंबर 11 की लाइन है. तो इसमें स्लम्स वर्ड अंडरलाइन है. आपको स्लम्स के लिए यहाँ से सिनोनिम देखना है कि बिग सिटीज हैं, पोश एरियाज हैं, पुअर डिवेलिंग्स हैं या रिच डिवेलिंग्स हैं. तो आंसर बेसिकली इसका पुअर डिवेलिंग्स आता है, क्योंकि स्लम्स का मतलब कच्ची, खस्ता हाल, गरीबों के रहने वाली जो आबादियां होती हैं, जो रहने की उनकी जगह होती है, वो स्लम्स होते हैं. तो पुअर डिवेलिंग्स आपका आंसर आएगा. तो ये आपको 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स के आने. दोबारा रिपीट कर दो, बुक 1 और बुक 3 में से. तो जब आप एक लेसन की ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, जब आप एक पोएम की रीडिंग कर रहे हो, जब आप एक प्ले की रीडिंग कर रहे हो, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर उसके सिनोनिम्स को साथ साथ देखते जाना है कि वो मीनिंग आपको आते हैं, वो आप क्या नाम लेते हैं, साथ साथ करते जा रहे हैं. और जब आप एक लेसन रीड कर चुके हो तो उस लेसन में जितने भी आपने डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े हों, आपको उनको दोबारा टच करना है. आपकी जो हेल्प बुक्स होती हैं उन्होंने कॉलम वाइज आपको मटेरियल दिया होता है. आपको जो भी हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जाएगा, उसके अंदर आपको बाकायदा तौर पर लफ्ज जो डिफिकल्ट हैं सारे उस लेसन के, प्ले के, पोएम के वो दिए होंगे और आगे उनका मीनिंग और आपको सिनोनिम्स के लाजम मिलेंगे. और एट द एंड हम एक्सरसाइजेस भी कर रहे होंगे. तो इसलिए जब आप पहला एंगल देखें लेसन, प्लेस, पोएम का, तो आपको उनके सारे डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके जो नियरेस्ट ऑप्शन होते हैं वो लाजम देखने होते हैं. और दूसरी चीज, सिनोनिम का कभी मीनिंग ये नहीं होता कि एग्जैक्ट इन मीनिंग. सिनोनिम का हमेशा मतलब होता है जो नियरेस्ट इन मीनिंग हो. अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने. एक और क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं. बोथ जिम एंड चेन हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू. क्वाइटनेस बेसिकली तो क्वाइट, खामोश को कहते हैं. तो क्वाइटनेस का मीनिंग तो लगेगा कि शायद साइलेंस लेना चाहिए, लेकिन जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग जो है वो उसका काम मिलेगा. तो यू वुड बी रियली सरप्राइज्ड कि जी इस क्वाइटनेस का मीनिंग तो साइलेंस था. ऑप्शन तो ये करेक्ट होना चाहिए था.
साइलेंस वाला डी ऑप्शन, लेकिन करेक्ट ए काम हो गया। उसके रीजन कि स्टूडेंट्स हमें डिक्शनरी मीनिंग नहीं उठाने होते। जब भी हम कोई लेसन कर रहे होते हैं तो हमेशा उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कि उस टेक्स्ट की लाइन में उसका क्या मीनिंग है, उस लेसन में उस लफ्ज का क्या मीनिंग है, और उस लाइन से फिर उस लफ्ज का मीनिंग उठाते हुए देन हम उसका जो है वो टेक्सचुअल मीनिंग ले रहे होते हैं और देन उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो है वो आंसर लेते हैं। तो आई डू होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके सिनोनिम्स हैं क्या, कहाँ से आने, और लेसन और प्लेज और पोएम्स करते हुए आपको सिनोनिम्स का किस तरह से ख्याल रखना है। देन हम आते हैं जी हमारा सेकंड क्वेश्चन जो बी पोर्शन है इसके अंदर से। ये बेसिकली अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये एमसीक्यूज हैं जी, ये भी बुक 1 और बुक 3 में से आते हैं और ये 5 मार्क्स के ये भी क्वेश्चन मतलब 5 आते हैं। ये एमसीक्यूज होते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं, जनरल फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे जा सकते हैं। जैसे ये लेसन नंबर 13 से है क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फॉर मौलवी अबुल ऑन एवरी ईद, कि हर ईद पर कितने पैसे इकट्ठे किए जाते थे। तो 50 to 100, 100 to 150, 150 to 100 या 200 to 150। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर ढूंढना है, और जाहिर है ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आपने वो लेसन प्रॉपरली पढ़ा होगा। तो ये जो अब आप कर रहे होते हैं, लेसन को रीड कर रहे हैं, प्ले को रीड कर रहे हैं, पोएम को रीड कर रहे हैं, तो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स का ख्याल रखें। इवन इनके जो ऑथर्स और पोइट्स हैं उनका भी नाम आपको प्रॉपर याद करना पड़ता है, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि हु इज द राइटर ऑफ द लेसन बटन बटन, एंड नाउ यू वुड हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू फाइंड कि वो जो मैथिसन है दैट इज जेरोम के जेरोम, रे ब्रैडबरी और विलियम समथिंग, तो आपको उनमें से ढूंढना होता है। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है, ये मैट्रिकुलेशन में या ओ लेवल्स भी आप करके आए वहां से भी आपने ये चीजें देखी हैं कि आपको एक सेंटेंस आता है, ही डैश टू मी आफ्टर 2 years, तो आपको अब देखना है कि विल कम टू मीट मी, इज कम टू मीट मी, हैज कम टू मीट मी, केम टू मीट मी। तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है कि कौन सा वर्ब जो है वो फिट रहेगा। कम आपके पास बेसिकली वर्ब है, उसमें फ्यूचर लेना है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज कम लेना है कि पास्ट लेना है। देखो जब आ गया आफ्टर 2 years, ये मैं आफ्टर 2 years को जो है वो अनबोल्ड कर रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये आफ्टर 2 years जब आ गया तो इट मीन्स टू से कि ये 2 साल गुजरने के बाद की बात है, हमें पास्ट चाहिए, तो हमारे पास्ट के लिए तो हम केम लेंगे। अच्छा, अक्सर बच्चे सोचेंगे कि सर वो विल कम आ जाएगा, वो 2 साल बाद मिलने आएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आफ्टर है ये जब टाइम एक्सप्रेशंस के साथ आता है तो ये प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर को शो नहीं करता, ये पास्ट टाइम्स को शो करता है, तो विल कम आपका आंसर नहीं हो सकता। ही मेड मी डैश टू लाफ, लाफ, लाफ्ड, लाफिंग। तो आपने यहाँ आपके लिए बड़ा मसला आएगा कि आप मेड को देखकर तो दिल करेगा कि ये मेड आ गया, पास्ट आ गया, तो मैं पास्ट ही लगा दूं, लाफ्ड लगा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बच्चे याद रखिएगा, जब आप मैट्रिक में करेक्ट यूज ऑफ पढ़ रहे थे तो वो सब ठीक था, आपने पढ़ा, यस दैट वाज अप टू स्टैंडर्ड। लेकिन जब आप एफएससी में आते हैं और ए लेवल्स में आते हैं तो एक स्टेप आपको ऊपर आना पड़ता है। तो ज़ाहिर है जो पीछे बातें पढ़ी वो भी ठीक है, लेकिन उससे ऊपर बहुत कुछ नया सीखते हैं। याद रखिएगा ये हमारा असल में जो है वो कॉजेटिव वर्ब है कि मेड के बाद जब पर्सन आ जाए, मेक के बाद, मेड के बाद उसकी सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, उसके बाद जब पर्सन आ जाए तो उसके बाद बेर इन्फिनिटिव आता है। बेर इन्फिनिटिव हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उसकी बेस हालत में जब उसके साथ किसी एस ई एस ई डी आई एन जी का इजाफा ना तो उसको हम कहते हैं, तो ये लाफ ही आना है। तो आप ही मेड मी टू लाफ, लाफिंग या लाफ वगैरह, तो गौर करें आपने जो मैट्रिक में करेक्ट यूज ऑफ वर्ब पढ़े थे तो थोड़ा सा आपको उससे enhanced version of correct use of verb मिलेगा। तो I do hope that you would enjoy learning here and you would enjoy all the topics being taught here because you would have so many new things at your disposal, and I do hope your enthusiasm would help you to learn out every and each thing and each concept that is being taught through this platform. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ कि हम यहाँ देखेंगे कि हमें सब्जेक्टिव जो पेपर है उसकी वेटेज क्या है और वो किन एस्पेक्ट्स से पूछा जाता है। तो फर्स्ट ईयर इंग्लिश का सब्जेक्टिव पेपर जो है आपका बेसिकली वो 80 मार्क्स का है और उसके लिए जो है वो 2.5 आवर्स मीन्स 2.5 घंटे जो है वो दिए जाते हैं। और जो है ये फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन जो है आपका उसका हम पेपर देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसका सेक्शन 1 है और सेकंड इसका सेक्शन नंबर 2 है।
सेक्शन नंबर 1 में जो सारे के सारे जो हैं जी वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन के आपको 3 क्वेश्चन यहाँ नजर आ रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला पोर्शन है, राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज। तो ये आपको बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये आपको 9 क्वेश्चन आने। तो इन 9 में से आपने टोटल करने कितने हैं जी, मैं इसको अनबोल्ड कर रहा हूँ, 6 क्वेश्चन यस करने। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 मार्क्स का ये आपका पोर्शन है। और किस जगह से आना है, मैं इसको भी अनबोल्ड करता हूँ, ये बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज जो आप जैसे बटन बटन का लेसन पढ़ रहे हैं, ये 15 लेसन है, इनमें से ये 9 क्वेश्चन आने और आपके पास चॉइस है कि आपने कोई से 6 करने हैं। और एक आंसर की जो लेंथ है वो 3 to 5 लाइन्स होती है यूजुअली। तो हम बच्चों को वैसे स्पेशली हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम उनको ये चीज़ बाकायदा तौर पर मोटिवेट करते हैं कि स्टूडेंट्स आपने 5 लाइन्स से नीचे जो है वो कम से कम नहीं जाना। जो है बेटर है कि आप 5th लाइन तक जाएं, और अगर 5, 6, 7 और इवन 8 भी लिखते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक्यूरेसी आपकी जो है वो किसी भी तरह कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, आपके आंसर्स एक्यूरेट जरूर होने चाहिए। जहां आपने मिस्टेक की वहां से आपकी डिडक्शन शुरू। तो 5 लाइन्स तो कम से कम जाए, लेकिन उससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो एक्यूरेसी का ख्याल जरूर रखें। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी। ये हमारा सब्जेक्टिव का सेकंड क्वेश्चन है। ये आपका जो है वो 1 एक्ट प्लेज में से बुक 3 सॉरी, उसमें 1 एक्ट प्लेज में से आता है। ये आपने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चंस का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 मार्क्स का आपका ये पोर्शन है। तो ये आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं। इन 8 क्वेश्चंस में से आपको दोबारा देख लें 5 क्वेश्चंस आने, और ये आपके प्लेस में से आपने आपके 3 प्लेस शामिल हैं जी बुक 3 के अंदर। वो जो पहला प्ले है दैट इज हीट लाइटनिंग, सेकंड विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, एंड थर्ड द ऑयस्टर एंड द पर्ल। तो इन तीनों प्लेस में से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको 5 मार्क्स के 5 जो है वो करने होते हैं 10 मार्क्स के। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज कहूँ कि आपने देखा है कि आपके जब आपने साथ आपके पास हेल्पिंग मटेरियल भी अवेलेबल है, तो हेल्पिंग मटेरियल में अगर आप देखें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक तो एक्सरसाइज वाले नजर आएंगे जो लेसन एंड होते ही वोकैबुलरी नोट्स के नीचे। तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वही मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों को कहते हैं वो तो अपने लाजम करने, वो तो कोई भी बच्चा स्किप ना करे और कम से कम वो क्वेश्चन जरूर करें। दैट इज मिनिमम। कोई ज्यादा नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो जरूर करे। लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ा सा आगे आपको एक्सरसाइज के एंड की तरफ एडिशनल क्वेश्चन भी दिए हुए, तो हम अपने अच्छे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एडिशनल क्वेश्चंस भी करें। हर लेसन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए होते हैं जिनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एक्सरसाइज में दिया होता है। तो आप वो लॉन्ग क्वेश्चन जो कि अगर आप कह लें तो ट्रीटेड एज शॉर्ट क्वेश्चन दिए, वो भी आपको करने, वो आपको लेसन्स के भी करने स्टूडेंट्स और प्लेस के भी करने। ये सजेशन मेरी जो एडिशनल क्वेश्चन करने की है, लॉन्ग क्वेश्चन ट्रीटेड एज शॉर्ट क्वेश्चन करने की है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। दैट इज नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कॉमन सजेशन की बात करूं तो दैट इज कि आपने एटलीस्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं वो लाजमी अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, हमारे पास पोएम्स के शॉर्ट क्वेश्चन है। पोएम्स भी बुक 3 में, आपकी बुक 3 में स्टूडेंट्स 20 पोएम्स हैं। अगर आप अपनी मैट्रिक में आए तो आपकी जो है सिर्फ ऑलमोस्ट 3 पोएम्स थी, लेकिन यहाँ आपका देखें आपका लेवल बढ़ा तो आपकी जो है वो सिलेबस भी बढ़ा। तो आपने एफएससी को कोई बहुत लाइट नहीं लेना। मैट्रिक में अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं तो दैट डजंट मीन कि आप उतनी ही मेहनत करके जो है वो वैसे ही एफएससी में मार्क्स ले सकते हैं। एफएससी में आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। रीजन कि आपका सिलेबस ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, और यही वो लेवल है जिस लेवल के बाद आपको आगे जो है वो compete करके अपना यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज वगैरह में एडमिशन सिक्योर करना है। तो पोएम्स वाले पोर्शन में आपको बच्चे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मार्क्स का ये होता है। इसमें से आते हैं कितने जी, इसमें से 6 क्वेश्चंस आते हैं, और इन 6 में से आपने 4 करने होते हैं। तो यहाँ भी आपके पास चॉइस अवेलेबल है। तो इस तरह अगर मैं देखूं तो 12 प्लस 10 प्लस 8, तो 30 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो इसका मतलब जो 80 मार्क्स का आपका टोटल सब्जेक्टिव पेपर है, इसके अंदर से 30 मार्क्स के तो सिर्फ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बाकी 50 मार्क्स का पेपर अब सेक्शन 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 2 आपके सामने स्टूडेंट्स। सेक्शन 2 में सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको ना देखें तो आपको नजर आ रहा है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर पॉइंटिंग आउट द इवल्स ऑफ बैड कंपनी। को जो बुरी सोबत उसने इख्तियार कर रखी है, तो उसकी जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, वो आपको अपने छोटे भाई को खत लिखकर बतानी है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ भी चॉइस है। चॉइस में आपको एप्लीकेशन आती है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल
फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं जी कि हम लेटर प्रेफरेबल है कि एप्लीकेशन प्रेफरेबल है। अगर दोनों पेपर में हमें एक स्टूडेंट को आती हैं, वो दोनों में से कोई एक करना चाहता है, तो स्टूडेंट्स दोनों ही प्रेफरेबल है। आप जो भी करें, बस एक चीज याद रखिएगा, आपने वो करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। याद रखिएगा, एक्यूरेसी इज द की टुवर्ड्स गेटिंग गुड मार्क्स। आपको जिसमें मिस्टेक के चांसेस आपको लगता है कम से कम होंगे, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए वो करें, वो लेटर हो एप्लीकेशन हो। हाँ, अगर दोनों ही आपको लगता है इक्वली वेल हैं, प्रिपेयर्ड हैं, बहुत अच्छी हैं, तो लेटर की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो वहां हम प्रेफर करते हैं कि आप उसकी तरफ जाएं। तो एग्जामिनर वहां आपको 10 में से 9 मार्क्स की तरफ भी जा सकता है, लेकिन यूजुअली 10 में से 8 मार्क्स ही दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अच्छी लेंथ भी देते हैं, तो आपको और ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी लेंथ की बात भी इसकी भी कर दूं, तो जो लेटर की लेंथ होती है हमारी, यूजुअली वो 2 साइड्स जो हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, और एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट 2 साइड्स। ऑलमोस्ट 2 साइड का मतलब कोई 1.5 साइड भी होगी, क्योंकि एप्लीकेशन की लेंथ छोटी होती है। 1.5 साइड का मतलब एक साइड और दूसरी साइड आधी, तो वो भी काबिल कबूल है। लेकिन अगर कुछ बच्चे जो हैं वो लेटर जो है वो 3-3 पेजेस या उससे भी ज्यादा ले जाते हैं, कुछ बच्चे एप्लीकेशंस भी 2.5-3 पेजेस तक ले जाते हैं, तो यस, यू आर अलाउड टू डू दैट फॉर गेटिंग और सिक्योरिंग गुड मार्क्स, एंड यू कैन डू दैट। आप बहुत सारे नोट्स हैं अवेलेबल मार्केट में, हमारे भी नोट्स अवेलेबल हैं, आपको जो है उन पोर्टल पर भी नोट्स अवेलेबल है, तो आप उन नोट्स के थ्रू अगर आप देखें तो लेंथ ज्यादा भी है, लेकिन आप वो करें जिसमें एक्यूरेसी रहे। आप बेशक 1.5 पेज लिखें एप्लीकेशन का, लेकिन मिस्टेक ना हो। अगर आपने मिस्टेक की और 3 पेजेस लिख दिए, 2.5 पेजेस लिख दिए, लेकिन उसमें 3-4 मिस्टेक्स कर दी, तो आपके 1.5 पेज के मार्क्स ज्यादा आने थे, लेकिन आपके उन मिस्टेक्स की वजह से आपके 3 पेजेस के मार्क्स कम आएंगे। मतलब आपने 3 मिस्टेक्स कर दी हैं, तो 3 पेजेस लिखे तो आपके मार्क्स 6-7 रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने 1.5 पेज लिखा है तो आपके 8 मार्क्स आ रहे होंगे। तो बेटर नहीं है कि आप एक्यूरेसी को फोकस करें, उतना करें जितना आप कर सकते हैं। एंड यस, इफ अ स्टूडेंट thinks and he has that much caliber that he or she may write more than 3 pages or 3 pages, तो वो कर सकता है। लेकिन 3 और अराउंड से ऊपर लेटर या एप्लीकेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। 3 राउंड का मतलब थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और एप्लीकेशन में तो मेरा ख्याल है कि 2.5 पेजेस से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। स्टोरीज पे आते हैं जी, तो स्टोरीज आपको 2 आती हैं पेपर में, चॉइस होती है दोनों के अंदर, आपको कोई एक करनी होती है। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको मोरल लिखा आता है, माइट इज राइट, जैसे यहाँ एक मोरल है, एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये 2 मोरल्स हैं आपके सामने, इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है। और इसकी भी लेंथ वो लेटर जितनी लेंथ पर ही है कि अगर आप इसके 2 पेजेस भी लिख देते हैं, लेकिन एक्यूरेट लिखते हैं और आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो यू मे गेट 8 मार्क्स। लेकिन आप 3 पेजेस 3.5 तक जाना चाहते हैं, यू हैव दैट मच मटेरियल और आपकी लेंथ अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप तब 9 की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि आप 3 पेजेस लिखें और 2 मिस्टेक्स कर दें, 1 मिस्टेक कर दें, तो याद रखिएगा आपको 8 भी किसी ने नहीं देने। तो वो आपके लिए बेटर है कि जितना अच्छा तैयार कर सकें, वो 2 पेजेस हो, वो 3 पेजेस हो, जो अच्छा तैयार कर सकें उतना लिखें। तो नेक्स्ट आते हैं जी। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक क्वेश्चन 5 और 6 में से, कि अक्सर बच्चे यहाँ चॉइस की तरफ आ सकते हैं कि लो जी हम आधी स्टोरीज कर लें, हम आधे लेटर्स कर लें, या सिर्फ लेटर्स कर लें और एप्लीकेशन ना करें, या सिर्फ एप्लीकेशन कर लें लेटर्स ना करें। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। उसके रीजन कि मैट्रिक में आपको पता है आपके एक कंप्रीहेंशन की बुक होती थी, उस कंप्रीहेंशन की बुक से बाहर कभी कुछ आया ही नहीं था। कोई लेटर आना है तो उस कंप्रीहेंशन की बुक से आना है, कोई स्टोरी आनी है उस कंप्रीहेंशन की बुक से आनी है, कोई एप्लीकेशन आनी है उस कंप्रीहेंशन की बुक से आनी है। याद रखिएगा, एफएससी में किसी किस्म की कोई कंप्रीहेंशन की बुक नहीं है। लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन जो है वो फ्री है। यूजुअली हम आपको इतनी सारी मिकदार में करवा देते हैं और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करवा देते हैं, जिनमें से यूजुअली आता है 90% प्लस चांसेस हैं आता है, अगर आप प्रीवियस पेपर्स भी देखें। लेकिन अगेन देयर इज अ स्लाइट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये कोई सिलेबस ही नहीं है, तो एग्जामिनर माजी में कुछ बार ऐसा कर भी चुका है, कोई लेटर या एप्लीकेशन ऐसी आ गई जो बिल्कुल अनसीन थी, जो कि बच्चों ने कभी देखी नहीं थी। और इवन मार्केट में जितनी भी हेल्प बुक्स मौजूद थी, जितनी भी मौजूद थी, किसी में भी वो लेटर नहीं था या किसी में वो एप्लीकेशन नहीं थी। तो दोनों चीजें याद करने का फायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपको अगर एक चीज नहीं भी आती तो दूसरी आप करने के काबिल होते हैं। और क्रिएटिव राइटिंग ठीक है, अच्छी बात है कि अगर आपको एक चीज नहीं आती आप खुद से लिखें, लेकिन आपको पता है जब आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं आप, यस यू आर रियली गुड स्टूडेंट एंड you have the capability to write, but still you are a student and there are chances, probabilities that you may do a mistake. तो that is why यहाँ हम प्रेफर कर रहे होते हैं, बच्चों को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि बेटर है कि वही चीज पेपर में लिखी जाए जो आपने कभी पहले लिख रखी है, जो आपने याद कर रखी है।
to minimize the chances of mistake, and yes, to boost up your total marks. स्टोरी में भी 9 से 10 मार्क्स 8 मार्क्स आ सकते हैं, 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं है पॉसिबल जी, एग्जामिनर यूजुअली नहीं देता। तो 9 उस सूरत में जब आपकी एक्यूरेसी भी है, मटेरियल की लेंथ और क्वालिटी भी अच्छी है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, अदरवाइज 8 मार्क्स तक ही दिए जाते हैं। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें तो आपको 3 पोर्शन नजर आएंगे, 7A, 7B और 7C आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। जो 7A है बेसिकली ये पोइम्स वाले पोर्शन में से आता है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैट्रिक में आपने क्या किया था कि आपको पोइम की समरी आती थी, यहाँ काम जो है वो बूस्ट हो गया जी। आपको पोइम का एक स्ट्रेंजा आएगा, जैसे ये स्ट्रेंजा दिया हुआ है, ये आपको पोइम नंबर 3 में से आया हुआ है, द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, उसमें से। तो इसमें आपको उस पोइम की एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, साथ रेफरेंस जिसको आप हवाला मतन कहते हैं, और कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस से मुराद है कि पोइम और पोइट का नेम के दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोइम लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ रिटन बाय A.E. हाउसमैन, जो कि इस पोइम का राइटर है जी। और देन कॉन्टेक्स्ट जिसको आप कह सकते हैं कि बेसिकली आपका एक तरह का सियाको सबाक होता है, आपको एक उस पूरी पोइम को एक समराइज्ड वे में लिखना होता है, फोकस करके पूरी पोइम को, उस लाइन को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रख के जो पेपर में आई है, लेकिन थोड़ा बहुत खैर डिस्कस हो भी सकता है लाइन। और देन एक्सप्लेनेशन के पोर्शन में आपको ये लाइंस एक्सप्लेन करनी है, और एक्सप्लेनेशन के पोर्शन में आप बाकायदा तौर पर बयान करते हैं और स्टार्ट उसका लेते हैं कि इन दिस लाइंस द पोइट सेज, या इन दिस ब्यूटीफुल लाइंस या स्टैंजा द पोइट हैज रिमार्क्ड, और आप उन लाइंस को एंड तक एक्सप्लेन करते हैं। और उसके अंदर आप कोटेशन वगैरह भी दे सकते हैं। याद रखिएगा कि कोटेशन वगैरह आप लेटर में भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन में कभी कोई कोटेशन नहीं देती, स्टोरी में भी कोटेशन नहीं आती। स्टोरी में डायलॉग आ सकता है, यस, के किसी कैरेक्टर वगैरह का, आप एक्सप्लेनेशन करते हुए कोई ना कोई कोटेशन लाजमी दे सकते हैं, बल्कि देनी चाहिए फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। जैसे ये खूबसूरती के बारे में है, चेरी ट्री के बारे में, तो आप वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो कीट्स की कोट है, वो बड़ी सूटेबल रहेगी इसके अंदर। तो आप इस तरह अपने 20 आउट ऑफ 20 पोएम्स को जब याद करते हैं, साथ साथ उनकी स्ट्रेंजास की एक्सप्लेनेशन भी याद करते हैं। यस, यू वुड बी थिंकिंग के काम तो बढ़ गया ये मैट्रिक की निस्बत, यस ये बढ़ गया। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपके अंदर काम करने का एंथुसियाज्म है, ईगरनेस है, जैसे आपसे गुज़श्ता उम्मतें कर चुकी हैं, मीन प्रीवियस स्टूडेंट्स कर चुके हैं, यस यू विल आल्सो बी एबल टू डू दैट। देन आपका पंक्चुएशन का है जी, बुक 1 से ही पंक्चुएशन आती है शॉर्ट स्टोरीज की यूजुअली। यूजुअली का मतलब है आज तक आई ही इसके अंदर से, बट दैट इज नॉट गारंटी कि इसके अंदर से ही आनी है, लेकिन आती इससे ही है। और मैं अगर कहूँ तो 99.99% है कि इसके अंदर से ही आएगी। प्लेस के अंदर से पंक्चुएशन आने के चांसेस हैं। पंक्चुएशन होती क्या है जी, आपको बुक की कोई ना कोई 2-3 लाइंस दे दी जाती है, जैसे ये दी हुई है, स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर ही आंसर्ड मी कर्टली आई क्लियर्ड दिस लैंड एंड आई फेंस्ड इट। आप गौर करें, कोई कॉमा, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमास, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, इवन कैपिटलाइजेशन भी नहीं है। आप आय तक को देखें, स्मॉल लिखा हुआ है, आपको कैपिटलाइजेशन करनी है सारी, कि आय को यहाँ मैंने कैपिटलाइज करना है। स्ट्रे कैटल से जहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे तो मुझे कैपिटल लिखना है, मुझे यहाँ फुल स्टॉप देना है, तो ये सारा कुछ है। जैसे कर्टली के बाद यहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए, और स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर ही, तो ये लाइन चूंकि उन्होंने मुंह से बोली है, वो कहते हैं उनके वर्ड्स ऑफ माउथ हैं, स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आनी है। ही आंसर्ड मी कर्टली, चूंकि उन्होंने उनके वर्ड्स ऑफ माउथ नहीं, ये राइटर ने डिस्क्राइब किया इस लेसन के, जैसी स्टूवर्ट ने, तो ये आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे। लेकिन आई क्लियर दिस लैंड एंड आई फेंस्ड इट, अगेन उन्होंने अपने उनके वर्ड्स ऑफ माउथ हैं लेसन के कैरेक्टर के, तो इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे। तो पंक्चुएशन के आप बाकायदा रूल सीखेंगे, इस पर बाकायदा आपको एक लेक्चर दिया जाएगा, और यस हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। पंक्चुएशन के बारे में याद रखिएगा कि ये 5 मार्क्स की आती है और इसमें कोई चॉइस नहीं है। ये आपके लेसन की यूजुअली एक्सरसाइज में, हर लेसन के एक्सरसाइज में एक एक पंक्चुएशन का है जो पैराग्राफ दिया हुआ है, यूजुअली वही आता है 90%, लेकिन बाज़ का 10% ऐसा भी हो चुका है कि लेसन के अंदर से कोई भी आ जाए। दैट इज वाई आपको ये आर्ट सीखना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे प्रैक्टिस भी इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है, जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे। देन अटेम्प्ट एनी 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। 5 मार्क्स के ये पेयर ऑफ वर्ड्स आने, 5 करने होते हैं, यूजुअली ये 7 आते हैं। अगर आप गौर करें, कई बार पेपरों में आप प्रीवियस देखें तो 8 भी आए हुए हैं, पर यूजुअली 7 आते हैं। बिल्कुल आपके मैट्रिक में जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स आते थे, जैसे बेल बेल है, कौंसिल कौंसिल है, डाई डाई है, गोल और क्या नाम लेते हैं, जेल और गोल है, मेज मेज, पेयर पेयर, सोर सोर, तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। एक वर्ड का सेंटेंस बनाने का हाफ मार्क है, और इस तरह आप 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे तो 1 मार्क है। और जब आप किसी 5 के बना देंगे
तो आपको टोटल 5 मार्क्स दिए जाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स में अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं एक सेंटेंस के अंदर, चूंकि वो पहले ही हाफ मार्क का एक सेंटेंस होता है, तो यूजुअली देन आपको कोई मार्क उस सेंटेंस के, एटलीस्ट जो सेंटेंस होता है उसके आपके डिडक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी अपने आखिरी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रांसलेशन का है जी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये बुक 1 से आता है जी, शॉर्ट स्टोरीज वाले में से जो 15 लेसन हैं, और ये 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का सॉरी। और इसमें भी कोई चॉइस अगर आप देखें तो नहीं है, ये आपको एक ही पैराग्राफ आना है, आपको यही करना है। ये आपके लेसन नंबर 13 से है, गॉड बी प्रेज में से। तो आपको इसका पूरे की ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में अपने लिखनी है। और आजकल अगर आप देखें तो आप पढ़ भी रहे होंगे इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशंस। और अगर आपको कभी भी कोई मसला आता है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करने में, तो याद रखिएगा आपको फोकस करना है अपनी बुक में से। आपके पास कोई ना कोई हेल्पिंग बुक घर भी होती है, आप उससे फोकस करें। आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर फोकस करें। और देन अगर आपको फिर भी कोई जो है वो एम्बिगिटी आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है, किसी लफ्ज के मीनिंग नहीं समझ आ रहे, तो देन आप टीचर से पूछें। और एक और चीज, अक्सर हमने बच्चों को देखा है कि जब वो ट्रांसलेशन लिखते हैं तो वो कोई ना कोई गलती कर ही जाते हैं, मतलब उर्दू की गलती भी कर जाते हैं। जैसे उन्हें अगर उर्फ का वर्ड लिखना है, मौलवी अबुल बरकात एलियस जैसे ये लफ्ज है, तो उर्फ, तो अक्सर उनको उर्फ वो अलिफ से लिख जाएंगे, तो वो गलती कर जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में बैकग्राउंड होने की वजह से उर्दू लिखने में, इमला में बहुत ज्यादा मार खाते हैं। तो बच्चों अपने साथ साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी उर्दू लिख लिख कर भी देखनी है जब आपको एक लेसन पढ़ाया जा रहा होता है। इसमें और लिखकर आपको एक चॉइस दी जाती है, कैंडिडेट्स हुज मीडियम एग्जामिनेशन इज इंग्लिश या फॉरेन कैंडिडेट्स विल राइट एन एसे ऑन एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये चॉइस है जी ट्रांसलेशन के साथ, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को है जिनका मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश या फॉरेन कैंडिडेट्स हैं। तो आप कहेंगे सर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सब तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो हमारा मीडियम एग्जामिनेशन भी इंग्लिश है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, एफएससी में आके पैरामीटर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। याद रखिएगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश उनके लिए होता है जो उर्दू का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ते, मतलब जो उर्दू नहीं पढ़ते, उनके लिए बोर्ड ने ऑफर किया होता है कल्चर ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट। और रीजन उसकी कि वो मोस्टली फॉरेनर्स होते हैं या पाकिस्तानीज होते हैं जो बाय बर्थ फॉरेनर्स हैं, सारी जिंदगी बाहर है जी, और पाकिस्तान में आए होते हैं, वो एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन उनको उर्दू लिखनी पढ़नी बिल्कुल नहीं आ रही होती। या फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं, किसी और मुल्क से पाकिस्तान में आए होते हैं, किसी और मुल्क के सिटीजन हैं, तो ये उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है अगर आप उर्दू का सब्जेक्ट ले रहे हैं। So that was all from my side regarding this paper pattern. I do hope that you would have learnt everything, what the paper would be and how to prepare it. And when you are taking a lecture on lessons, poems, plays, or punctuation, or pair of words, or letter story application, how to take the lecture, how to understand it, how to grasp it, and how to prepare it. So follow up पे आते हैं जी स्टूडेंट्स। तो follow up में हम आ जाएं तो हमारे पास आपके लिए है कि go through the paper pattern again, and if you find any confusion please ask questions. And then while going through lessons, plays, or poems, remember that you have to prepare yourselves from all the angles to be tested in the annual exams. Thank you very much students. Allah Hafiz.